गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धि इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धि इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो आज की हमारी प्रैक्टिस सेट है वो आज हमारी प्रैक्टिस सेट दूसरी है। और ये सभी के सभी क्वेश्चंस टीजीटी और पीजीटी एलके में सभी के सभी क्वेश्चंस क्या है, पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ये कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो कि सेल्फ मेड है, सारे क्वेश्चन हमारे पीवाईक्यू ही हैं। तो चलिए इनको हम देखते हैं और एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए अपने क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो ये जो पहला क्वेश्चन हमारा है, वृत्त की रचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। तो क्या है? वृत्त की कार्यात्मक तथा रचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। क्या है? ये नेफ्रॉन है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंग जो रक्त से अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे अंग वो क्या कहलाते हैं? हमारे उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। अब उत्सर्जी अंग होते कौन कौन से हैं? तो जो हमारे शरीर से व्यर्थ पदार्थों को जो बाहर निकालते हैं, जैसे हमारा फेफड़ा हुआ, वृक्क हुआ, हमारी त्वचा हुई, ये सब हमारे क्या है? ये सभी के सभी हमारे उत्सर्जी अंग है। अब अगर हम देखें तो उत्सर्जी अंग कहते कैसे हैं? उत्सर्जन की प्रक्रिया में सहायता करने वाले अंगों को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की है? तो रेबीज के टीके की खोज किसने की है? तो लुई पास्चर ने की है। रेबीज के टीके की खोज किसने की है? लुई पास्चर ने। अब रेबीज को हम और किन किन नामों से जानते हैं? तो इसको हम हाइड्रोफोबिया तथा जलभय नाम से भी इसे हम जानते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग होता है। तो मलेरिया रोग किसके काटने से होता है? ये मच्छर के काटने से होने वाला रोग है। और ये कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनोफ्लिस नामक मच्छर के काटने से होता है। किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनोफ्लिस मच्छर के काटने से होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगों की सही पहचान न कर पाने के दोष को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? हम वर्णांधता कहते हैं। यह कैसा रोग है? यह एक वंशानुगत आनुवांशिक रोग है। वर्णांधता कैसा रोग है? तो यह एक आनुवांशिक रोग है। यह कैसा रोग है? एक आनुवांशिक रोग है। कैसा है? आनुवांशिक रोग है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा एक संक्रामक रोग है। हैजा क्या है? हैजा एक संक्रामक रोग है जो फैलता है। जो किससे फैलता है? तो हैजा दूषित जल के द्वारा फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। हैजा किसके द्वारा फैलता है? तो ये दूषित जल के द्वारा फैलता है। दूषित जल के द्वारा फैलने वाला रोग है। अब जो होता है, हैजा के जीवाणु का नाम क्या है? तो हैजा के जीवाणु का जो नाम है वो विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु से होता है। ये हैजा जो है विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई जो क्या है वो हमारी डेसिबल है। डेसिबल ध्वनि प्रदूषण के मापने की इकाई डेसिबल है। अब करघे की बात करें ना, करघे के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो करघे के मुख्य 5 भाग होते हैं। तो उनको हम एक एक करके पहले देखते हैं। क्लॉथ बीम, वार्प बीम, हार्नेस, शटल तथा रीड या कंघी। कौन कौन से हैं? वार्प बीम, क्लॉथ बीम, हार्नेस, शटल, रीड को भी हम कंघी भी कहते हैं। ये क्या है? अब इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ये इसके 5 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वार बीम, क्लॉथ बीम, हार्नेस, शटल, रीड तथा कंघी। अब हम देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनता कहाँ से है। तो यहाँ से जो एक क्वेश्चन ये बनता है कि किस भाग का आकार नाव के जैसा होता है? तो किस भाग का आकार नाव के जैसा होता है? ये जो शटल होता है इसका आकार किसके जैसा होता है? तो इसका आकार नाव के जैसा होता है। नाव के आकार का होता है। ये कैसा होता है? नाव के आकार का। अब जो नेक्स्ट होता है कि हार्नेस, ये इसके यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, हार्नेस क्या है? तो हार्नेस करघे में लगा एक फ्रेम है। हार्नेस क्या है? तो हार्नेस करघे में लगा एक फ्रेम है। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि बाने का धागा किस पर लपेटा जाता है? तो बाने का धागा किस पर लपेटा जाता है? तो बाने का धागा हमारा शटल पर लपेटा जाता है। ये तो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरछी रेखाएं किस बुनाई की विशेषता है? तो तिरछी रेखाएं किस बुनाई की विशेषता है? तो ये ट्विल बुनाई की विशेषता है। किस बुनाई की विशेषता है? ट्विल बुनाई की। ट्विल बुनाई की विशेषता। अब ट्विल बुनाई कैसी होती है, इसकी विशेषता क्या है? इसमें जो तिरछी रेखाएं होती हैं ये ट्विल बुनाई की विशेषता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सूत से बुना प्लेन रेशा क्या कहलाता है? तो जो सूत से बुना प्लेन रेशा होता है वो कैलिको कहलाता है। क्या कहलाता है? कैलिको कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती कपड़े की चमक, शक्ति व रंगने की योग्यता को बढ़ाने के लिए हम कौन सी परिचर्या करते हैं? तो हम कौन सी परिचर्या करते हैं? मर्सराइजिंग परिचर्या, यानी कि मर्सराइजेशन करते हैं। मर्सराइजेशन। मर्सराइजेशन एक क्या है? एक ये केमिकल प्रोसेस, एक केमिकल फिनिशिंग है। ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जो है मर्सराइजिंग परिचर्या ये कैसी परिचर्या है? तो ये कैसी परिचर्या है? एक रासायनिक परिचर्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फादर ऑफ रेयन किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ रेयन किसे कहते हैं? काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट को फादर ऑफ रेयन कहते हैं। किसे कहते हैं? काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट को। काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट को हम फादर ऑफ रेयन कहते हैं। अब हम यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि रेयन को हम और किन नामों से जानते हैं? तो रेयन को हम क्या कहते हैं? तो रेयन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। रेयन एक सेलुलोज से बना एक कृत्रिम रेशा है। रेयन किससे बना? सेलुलोज से बना एक कृत्रिम रेशा है। अगर इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज 19वीं शताब्दी में हुई थी। रेयन की खोज कब हुई थी? तो रेयन की खोज 19वीं शताब्दी में हुई थी। एक क्वेश्चन ये बनता है कि रेयन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो रेयन का जो शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये सूर्य की किरणों का परावर्तन है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सूर्य की किरणों का परावर्तन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम देखते हैं, रेशम का उत्पादन सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो रेशम का जो उत्पादक देश है वो कौन सा है? तो रेशम का जो उत्पादक देश है वो चीन है। रेशम का उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। और यही क्वेश्चन बनता है कि भारत कपास का उत्पादक देश कौन सा है? तो कपास का जो उत्पादक देश है वो कौन सा है? तो वो भारत है। अब अगर हम कुछ यहाँ से क्वेश्चन बनता है रेशम के बारे में हम देखते हैं, तो रेशम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इस रेशम में फाइब्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और अगर इसमें गोद की बात करें तो रेशम में कौन सा गोद पाया जाता है? तो रेशम में सेरेशिन नामक गोद पाया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि रेशम का जो कीड़ा होता है उसका नाम क्या है? तो बॉम्बेक्स मोरी है। रेशम के कीड़े का क्या नाम है? तो बॉम्बेक्स मोरी है। और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि रेशम का पालन क्या कहलाता है? तो रेशम का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। और क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि रेशम की देवी का क्या नाम है, या रेशम की देवी किसे कहते हैं? तो स्त्रीलिंग ची को हम रेशम की देवी कहते हैं। और यहाँ तो हमने देख लिया रेशम का जन्मदाता देश कौन सा है? तो रेशम का जन्मदाता देश चीन है। और कॉटन का जन्मदाता देश कौन है? तो भारत है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम देखते हैं एटीपी। एटीपी संबंधित है किससे? तो एटीपी किससे संबंधित है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। एटीपी किससे संबंधित है? तो माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम देखते हैं, उनमें से गंदगी निकालने की जो प्रक्रिया होती है, जो निकालने के लिए जो प्रयोग में आने वाली जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? तो हमारी स्काउरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? स्काउरिंग। उनसे गंदगी निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो स्काउरिंग कहलाती है। उन प्राकृतिक जगत में हमें जानकारी जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है जो सबसे निर्बल तथा सबसे कमजोर रेशा है। उन क्या है? सबसे निर्बल तथा कमजोर रेशा है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास को साफ करने की जो विधि कौन सी कहलाती है? तो कपास को साफ करने की जो विधि होती है वो गिनिंग प्रोसेस कहलाती है। कौन सी प्रोसेस होती है? तो गिनिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूध में मिलावट की जांच किस यंत्र से होती है? तो दूध में जो मिलावट की जांच होती है वो लैक्टोमीटर से होती है। किससे होती है? लैक्टोमीटर से। दूध में मिलावट की जांच हम लैक्टोमीटर से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओआरएस का पूरा रूप क्या है? ओआरएस का पूर्ण रूप क्या है? तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट है।
इसका प्रयोग हम कब करते हैं? तो इसका प्रयोग हम निर्जलीकरण में करते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। इसका पूरा रूप क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। इसका प्रयोग हम कब करते हैं? तो इसका प्रयोग हम निर्जलीकरण में करते हैं। शरीर में जब सामान्य से कम मात्रा में जल रह जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ही निर्जलीकरण कहते हैं। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुजुर्गों के इलाज को क्या कहते हैं? तो बुजुर्गों के इलाज को हम जरा चिकित्सा कहते हैं। बुजुर्गों के इलाज को हम क्या कहते हैं? उनके इलाज को हम जरा चिकित्सा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिबिया प्रमुख हड्डी है। टिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये हमारे पैर में पाई जाने वाली हड्डी है। टिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो पैर में पाई जाती है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जो कि जंघे में जांघ में पाई जाने वाली हड्डी है। अब टिबिया के बारे में अगर हम देखें तो टिबिया को हम और किन नाम से जानते हैं? तो सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है? तो हमारी सबसे चमकीली हड्डी टिबिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपेज, जो कि हमारे कानों में पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो क्षय रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका लगता है? तो बीसीजी का टीका लगता है। कौन सा टीका लगता है? बीसीजी का टीका लगता है। अब अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो बीसीजी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो बैसिलस कैलमेट गिबरिन है। क्या नाम, इसका फुल फॉर्म क्या है बीसीजी का? बैसिलस कैलमेट गिबरिन है। अगर हम देखें तो बीसीजी का टीका कब लगता है? तो बीसीजी का टीका जन्म के तुरंत बाद लगता है या 24 घंटे के अंदर लगता है। बीसीजी का टीका जन्म के तुरंत बाद या 24 घंटे के अंदर लगता है। अगर हम टीबी के जीवाणु की बात करें तो क्षय रोग के जीवाणु जो उनका क्या नाम है? तो ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। क्षय रोग किससे होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। क्षय रोग को हम टीबी भी कहते हैं, रायक्षमा भी कहते हैं। इनको हम क्षय रोग को ही हम अन्य नामों से भी जानते हैं। तो आज तो हमने कुछ कुछ तो क्वेश्चंस थे हमको सॉल्व कर लिए हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।